हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे मेट सेकेंड सेमेस्टर के करिकुलम स्टडीज़ की यूनिट थ्री में हम देखेंगे करिकुलम डिज़ाइन, कॉन्सेप्ट एंड नीड। सो बेसिकली हम यूनिट थ्री को पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। इसके जो कंटेंट रहेंगे वो होंगे, दैट इज़ फर्स्ट इज़ द डिफरेंट करिकुलम डिज़ाइंस। तो डिफरेंट करिकुलम डिज़ाइंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट सेंटर्ड, एक्सपीरियंस सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड, कोर करिकुलम, हिडन करिकुलम, स्पायरल करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम एंड देयर रेलिवेंस, कि ये क्यों यूजफुल है, इन सब के बारे में बात करेंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड इज द एक्लेक्टिक मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन, ये क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आ जाते हैं हम फर्स्ट पे, दैट इज डिफरेंट करिकुलम डिजाइंस पे, जो जिसमें हम इतने सारे डिजाइन के बारे में बात करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे इनके बारे में। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है, अब देखो यहाँ पे वर्ड से ही समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट सेंटर्ड किसके ऊपर आधारित है, किसके ऊपर बेस बनाया उसने, सब्जेक्ट के बेसिस पे, है ना। तो इट फोकसेस ऑन द कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट, कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो आपको पढ़ाना है, जो आपका सिलेबस है ना, जो आपके टॉपिक्स है, जो आपकी यूनिट्स है, उस पे जो बेस कर रहा है या फिर उस पे जो डिपेंड कर रहा है, वो आपका क्या हो गया, वो आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम हो गया। लर्निंग इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स सच एज मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री एटसेट्रा। सो बेसिकली इसमें जो लर्निंग होती है, मतलब आपको पढ़ाया जाता है, वो सब्जेक्ट के अराउंड ही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सब्जेक्ट वाइज ही चीज़ें पढ़ाई जाती है। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड, जो सब्जेक्ट के चारों ओर घूमता है, जो सब्जेक्ट के बारे में जहाँ पे आपको लर्निंग सिखाई जाती है। फीचर्स क्या है, नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू सब्जेक्ट्स, की जो आपकी नॉलेज है उसको कंपार्टमेंट बना दिए गए हैं, मतलब उसके अलग अलग टाइप्स बना दिए गए हैं, उसको क्लासिफाई कर दिया गया सब्जेक्ट के बेसिस पे, कि आप साइंस की नॉलेज लेनी है आपको तो साइंस सब्जेक्ट पढ़ोगे, और आपको सोशल साइंस की नॉलेज लेनी है तो आप सोशल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ोगे। ओके, आपको मैथ्स की नॉलेज लेनी है तो आपको मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ना है। सो एम्फेसिस इज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड फैक्चुअल नॉलेज। तो इसमें जो एम्फेसिस है, मतलब किस पे ध्यान दिया जाता है, अगर आप बेसिकली सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में बात करोगे, तो आपका जो संज्ञानात्मक ज्ञान है, जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, उस पे ज़्यादा फोकस करा जाता है, और फैक्चुअल नॉलेज पे, है ना, जो आपको किताबी ज्ञान जो मिल रहा है, जैसे अभी जो आपको चीज़ें मिल रही हैं वो सब्जेक्ट सेंटर्ड ही है। सो टीचर एक्ट एज कंटेंट एक्सपर्ट। टीचर को क्या माना जाता है, कंटेंट एक्सपर्ट, की टीचर को सारी नॉलेज होती है, वो सारे अच्छे चीज़ों को, सबको अच्छे तरीके से जानता है, उसे सारी नॉलेज है, वो उस चीज़ में, उस टॉपिक में बिल्कुल माहिर है। सो इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली टेक्स्ट बुक ड्राइवन। तो इंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं, टेक्स्ट बुक बेसिस पे होते हैं, मतलब जो आपकी बुक्स में लिखा होता है उसी के बेसिस पे आपको इंस्ट्रक्शन, उसी के बेसिस पे आपको पढ़ाया जाता है, किसमें, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में। ओके, सो स्टूडेंट, ये हिंदी में है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, जिसमें परिभाषा क्या दी गई है, पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु या विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। गणित, विज्ञान, इतिहास जैसे आदि जैसे विशिष्ट विषयों के इर्द गिर्द शिक्षण का आयोजन किया जाता है। ओके, तो ये इसकी परिभाषा हो गई और ये इसकी विशेषताएं हो गई। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। Next is the examples of subject centered curriculum is traditional school curriculum with separate periods for each subject। कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लगाओगे आप, कि जो ट्रेडिशनल स्कूल करिकुलम हमारा होता था, जिसमें आपको सेपरेट पीरियड्स दिए जाते थे, टाइम पीरियड दिया जाता था, कि आपको इस पीरियड में साइंस का पढ़ना है, इस पीरियड में सोशल साइंस का पढ़ना है, इस पीरियड में मैथ्स का पढ़ना है। सो बेसिकली वो ट्रेडिशनल स्कूल करिकुलम जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम पे ही बेस्ड होता था। तो रेलिवेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज स्टिल प्रिवलेंट इन मोस्ट फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम। तो जहाँ पे मोस्ट फॉर्मल एजुकेशन, जैसे हम इंडिया की ही बात करें, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा ये अभी भी लागू रहा है। अभी भी आप क्या पढ़ रहे हो, अभी भी आप सब्जेक्ट स्टैंडर्ड करिकुलम ही पढ़ रहे हो। इट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर स्टैंडर्डाइज टेस्ट। तो ये बच्चों को प्रिपेयर करता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए, जैसे उनके एक्सटर्नल एग्जाम्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो उनके एनुअल एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करता है बच्चों को सब्जेक्ट सेंटर्ड। या फिर आप बोल सकते हो जो आप सी टेट देते हो, एच टेट देते हो, यूजीसी नेट देते हो, बेसिकली वो सब क्या है, उसके लिए प्रिपेयर करता है आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सो क्रिटिसाइज फॉर बीइंग रिजिड। तो क्रिटिसाइज भी होता है इसका, मतलब आलोचना भी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजिड है, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, जो आपको सब्जेक्ट में देते हैं वो आपको पढ़ना होता है, और स्टूडेंट के इंटरेस्ट और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को नेगलेक्ट करता है, उसको नकारता है, कि आप यहाँ पे सिर्फ
पढ़ सकते हो, रट्टा मार सकते हो, है ना, उन चीज़ों पे, मेमोराइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हो, ना कि एप्लीकेशन की आपने जो सीखा वो आप अप्लाई नहीं कर सकते रियल लाइफ में, तो उस पर ये फोकस नहीं करता, इसलिए इसका क्रिटिसाइज होता है। ओके, सो इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो ये स्टूडेंट ये हिंदी में है। उदाहरण, प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग कालांश वाला पारंपरिक स्कूल पाठ्यक्रम। प्रासंगिकता क्या है? अधिकांश औपचारिक शिक्षा प्रणालियों में यह अभी भी प्रचलित है। छात्रों को मानकीकृत परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। कठोर होने या तथा छात्र हित या ज्ञान के अनुप्रयोग की उपेक्षा करने के लिए आलोचना की गई है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट इज अ एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। तो एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम क्या है? जहाँ पे आप एक्सपीरियंस के बेस पे चीज़ों को याद करते हो, समझते हो, पढ़ाते हो। So organized around the experiences and interest of learner rather than pre-defined content। तो आप बोल सकते हो ये ऑपोजिट है आपके सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम पे। यहाँ पे आपको प्री डिफाइंड कंटेंट नहीं दे दिया जाता, जैसे यहाँ पे आपको कंटेंट दे दिया, यही नहीं दिया जाता, आपको एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ें सिखाई जाती हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। बच्चों के खुद के जो भी इंटरेस्ट है, उनकी जिसमें रुचि है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाता है। फीचर्स क्या है? लर्नर सेंट्रिक होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच को यूज़ करते हैं क्योंकि बच्चों की नीड्स और उनकी जो इंटरेस्ट है उनको देख करके पढ़ाया जाता है। और फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि यहाँ पे आप जो भी बच्चे जिस मेथड से, जिस तरह से बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, उस मेथड से आप पढ़ाना चाहते हो या पढ़ाते हो एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम में। एक्टिव पार्टिसिपेशन और रियल लाइफ लर्निंग पे ज़्यादा जोर दिया गया है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कराओ बच्चों को लर्निंग में। आप खुद अपनी बातें ना बोलकर बच्चों को भी डिस्कशंस में इंक्लूड करो, डिबेट में इंक्लूड करो, और रियल लाइफ लर्निंग कराओ कि आप जो भी पढ़ा रहे हो उनको वो रियल लाइफ में भी उसे प्रयोग कर सकें। सो इट एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स एनकरेज करता है कि बच्चे खुद का डिसीजन ले सकते हैं इन डिफरेंट सिचुएशन। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी ये मजबूत करता है कि आप जो भी आपके रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो आप इनके ज़रिए, आप ये सारी चीज़ें करके एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम के ज़रिए आप अच्छे से सीख सकते हो उनको, पहले ही आपको वो सिखा दी जाएंगी। ओके, सो ये हिंदी में है इसका अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। इसका मतलब क्या है? पूर्व निर्धारित विषय वस्तु के बजाय शिक्षार्थियों के अनुभवों और रुचियों के आधार पर व्यवस्थित। ओके, नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स क्या है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, फील्ड ट्रिप्स, रोल प्ले एक्टिविटीज। सो ये क्या है? ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं कि आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर रहे हो, फील्ड ट्रिप्स कर रहे हो, रोल प्ले एक्टिविटीज पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ये आपका एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम हो गया। रेलिवेंस क्या है? फोस्टर डीप अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल कनेक्शन। तो ये डीप अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है या फिर बढ़ावा देता है कि आप गहन अध्ययन करते हो इसमें, क्योंकि आप कनेक्ट करते हो, इमोशनली कनेक्ट होते हो जब आप एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हो। जब आप खुद के जो भी अनुभव है उसके थ्रू सीखोगे, तो आपका उससे इमोशनल कनेक्ट भी बनेगा। तो ये आपकी जो NEP 2020 है उसमें भी इसके बारे में लिखा है कि ये सब इंक्लूसिव और पर्सनलाइज एजुकेशन को ज़्यादा सपोर्ट करता है कि बच्चे अपनी पेस के अकॉर्डिंग, है ना, बच्चे अपने पेस के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और इंक्लूसिव होगा कि सभी बच्चों को इंक्लूड करके सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन करके पढ़ाया जाएगा। सो इट एनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एनकरेज करता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी बच्चा या फिर कोई भी चीज़ अगर आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखोगे, तो इट ऑब्वियसली मेक यू अ एक्सपीरियंस लर्नर, या फिर आप उसमें ऐसे बन जाओगे कि यस, आपको उसमें बहुत अच्छे से वो चीज़ आती है। ओके, अगर आप एक्सपीरियंस के थ्रू सीखोगे, ना कि सिर्फ पढ़ करके। नेक्स्ट इज द अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का हिंदी में उदाहरण क्या है? परियोजना आधारित शिक्षण, क्षेत्र भ्रमण और भूमिका खेल गतिविधियां। तो ये हिंदी में, स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले देख लेना। So activity centered curriculum, that is focuses on learning through meaningful activities that involve doing, making और constructing। तो इसमें क्या है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में कि आप एक्टिविटीज के थ्रू, मतलब लर्निंग थ्रू मीनिंगफुल एक्टिविटीज, जैसे उनको खुद करा करके, या फिर जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट करके, मेकिंग करके, या फिर कंस्ट्रक्ट करके, कि वो खुद अपने नॉलेज का निर्माण करे, उसके थ्रू आप बच्चों को सिखाते हो। जैसे जॉन डीवी का फिलॉसफी लर्निंग बाय डूइंग पे से ज़्यादा प्रेरित है ये एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। जॉन डीवी जो लर्निंग बाय डूइंग, या फिर आप बोल सकते हो प्रैग्मेटिज्म को ज़्यादा फॉलो करते थे, मतलब उसी को ही फॉलो करते थे। उनका कहना था कि बच्चे खुद अपने एक्सपीरियंस के थ्रू या फिर खुद करके सीखेंगे तो बच्चे और अच्छे बन पाएंगे, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाएगा। सो इट एनकरेज टीम वर्क, क्रिएटिविटी एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, कि उनको
खुद करके सिखाया जाए, टीम वर्क को एनकरेज करेगा कि बच्चे मिलजुल कर काम करेंगे और क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। सो एक्टिविटीज आर डिजाइन टू अचीव स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो एक्टिविटीज ऐसे बनाई जाती थी टीचर्स के द्वारा जिससे बच्चे की स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाए, है ना, कि उनके हैंड का विकास हो, उनके हार्ट का विकास हो, और उनके दैट इज हेड का भी विकास हो साथ के साथ। तो इस तरह से एक्टिविटीज को डिजाइन करा जाता है एक्टिविटी बेस्ड या फिर एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में। सो नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट। हिंदी में परिभाषा क्या है इसकी? सार्थक गतिविधियों के माध्यम से सीखने पर आधारित ध्यान केंद्रित करता है जिसमें करना, बनाना या निर्माण करना शामिल है। सो नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल्स। सो साइंस एक्सपेरिमेंट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, मॉडल मेकिंग, गेम्स एंड सिमुलेशंस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्या? एक्टिविटी सेंटर्ड की। आप इनके थ्रू एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच को यूज कर सकते हो। जैसे आप मॉडल्स बनाओगे, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको मॉडल बनाना है, राज्यसभा का बना सकते हो, आप दिखा सकते हो कि कैसे राज्यसभा लोकसभा होते हैं। ओके, आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू आप डिफरेंट डिजाइन बना सकते हो, डिफरेंट पोट्री मेकिंग वगैरह बना करके दिखा सकते हो। सिमुलेशंस करके मतलब आपको ऐसी चीजें कराई जाएंगी जो रियल में आप जैसे एक अनुभव दिया जाएगा कि वो रियल में ऐसा है। जैसे कि टीचर ट्रेनिंग में, जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग में होता है, वो सिमुलेशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वहाँ पे आपके जो पीयर होते हैं, आपके जो स्टूडेंट, आपके जो दैट इज साथी होते हैं, सहपाठी होते हैं, वही स्टूडेंट्स बनते हैं और आपको उन्हें पढ़ाना होता है। आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, ओके, गेम्स के थ्रू या फिर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू। सो रेलिवेंस क्या है इसका? इट एनहेंस एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। तो इससे एंगेजमेंट बढ़ती है कि बच्चे अगर खुद करेंगे तो उनका वो एंगेज भी रहेंगे काम में, है ना, वो काम को करेंगे भी बहुत अच्छे से। और रिटेंशन पावर भी बढ़ती है, मतलब वो याद रखते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से चीज़ों को। सो ब्रिजेस द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो इससे ये जो गैप है थ्योरी और प्रैक्टिस का, वो कम होता है बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। क्योंकि अब थ्योरेटिकल पार्ट सिखा दिया आपने, वो इनफ नहीं है, या फिर प्रैक्टिकल पार्ट सिखा दिया, आपको दोनों ही सिखाओगे, अच्छे से करोगे, थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल में भी लेकर आओगे तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे। सो होलिस्टिक डेवलपमेंट को, दैट इज सर्वांगीण विकास को ज़्यादा फोकस करता है, सर्वांगीण, ठीक है, सर्वांगीण विकास को ज़्यादा फोकस करता है आपका एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। सो नेक्स्ट इज अ उदाहरण, ये हिंदी में है, विज्ञान प्रयोग, कला और शिल्प, मॉडल निर्माण, खेल और सिमुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज द कोर करिकुलम। तो कोर करिकुलम क्या होता है? बेसिकली कोर करिकुलम का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ कॉमन कोर्सेज और लर्निंग एक्सपीरियंसेस एसेंशियल फॉर ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रीम और बैकग्राउंड। तो मतलब जो मेन चीज जो आपके लिए है, जो काफी इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हैं, सबके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो मेन चीज़ आप बोल सकते हो, मेन फोकस जो होता है, कॉमन कोर्स होता है या फिर लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, सबके लिए यूजफुल है, वो कोर करिकुलम होता है। ओके, सो फीचर्स क्या है? प्रमोट शेयर्ड नॉलेज एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें आपकी जो भी आपकी फील्ड की नॉलेज है वो आप शेयर करते हो, है ना, उसको ये प्रमोट करता है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जैसे आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ा दिया, वैल्यूज के बारे में पढ़ा दिया, तो वो आपका कोर करिकुलम है। इंक्लूड एसेंशियल लाइफ स्किल्स, वैल्यूज, सिटीजनशिप, एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स के बारे में आपको पढ़ा दिया, तो आपकी ड्यूटीज, आपके कर्तव्य क्या है उसके बारे में आपको बता दिया, तो वो कोर करिकुलम है। इंटरडिसिप्लिनरी होता है कि आप डिफरेंट डिसिप्लिन को, डिफरेंट सब्जेक्ट को यूज करके आप इनको इंक्लूड करते हो, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट में इन सबको आप इंक्लूड कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इज द परिभाषा। तो हिंदी में अगर मुख्य पाठ्यक्रम की परिभाषा देखें तो इसमें सभी छात्रों के लिए आवश्यक सामान्य पाठ्यक्रमों या शिक्षण अनुभवों का एक सेट शामिल है, जिस चाहे उनकी स्ट्रीम या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। विशेषताएं क्या है? साझा ज्ञान और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। इसमें आवश्यक जीवन कौशल, मूल्य और नागरिकता शिक्षा शामिल है। प्रकृति में अंत आवश्यक है। ओके, सो द नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स क्या है इसके? एनवायरमेंटल एजुकेशन आपने प्रोवाइड कर दी, वैल्यू एजुकेशन दे दी, आपने बच्चों को क्लाइमेट चेंज के प्रति आपने बताया, उनको जागरूक किया, उनसे एक्टिविटीज कराई। लैंग्वेज स्किल्स आप दे रहे हो, डिजिटल लिटरेसी के बारे में, आईसीटी टूल्स वगैरह के बारे में बताते हो, हर स्ट्रीम के बच्चों को पता होना चाहिए। तो वो आपका कोर करिकुलम या फिर मुख्य करिकुलम पाठ्यक्रम है। सो दैट इज रेलिवेंस क्या है इसकी? तो एक इक्विटी को और स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट करता है, क्योंकि सभी के लिए एक ही चीजों को लेकर आ रहे हो तो उससे स्टैंडर्डाइजेशन भी बनती है कि सबके लिए एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। और इक्विटी को भी कि आप
आपके अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो आपके अंदर आ सकती हैं, आप सम्मान अधिकार आपको मिल सकता है और आप दोगे भी। सो एनकरेज बाय एनईपी 2020 फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये एनईपी 2020 के द्वारा एनकरेज, इसको बढ़ावा मिलता है क्योंकि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को ज़्यादा ध्यान में रखता है। मतलब जो आपको एफएलएन क्या है, जो आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए आपके शुरुआती शिक्षा में, शुरुआती दौर में। ओके, सो सपोर्ट इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन। तो इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक एजुकेशन को भी सपोर्ट करता है क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चों का समावेश होता है, सभी बच्चे मिल करके पढ़ते हैं। और डेमोक्रेटिक एजुकेशन मतलब सबको हक होता है, सबको न्यायवादी बनाया जाता है और ब्रदरहुड की भावना हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज उनके अंदर आए, ऐसी एजुकेशन उन्हें दी जाती है। सो ये हिंदी में है मुख्य पाठ्यक्रम। उदाहरण क्या है? पर्यावरण शिक्षा, मूल्य शिक्षा, भाषा कौशल या फिर डिजिटल साक्षरता। सो द नेक्स्ट वन इज द हिडन करिकुलम। तो हिडन करिकुलम क्या होता है? छिपा हुआ जिसे बोलोगे। तो ये काफ़ी इजी टॉपिक है ये भी। अनरिटन अनऑफिशियल लेसन्स, वैल्यूज एंड पर्सपेक्टिव दैट स्टूडेंट्स लर्न इन स्कूल। कि जो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको पढ़ाना है, कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपको दैट इज आपकी क्लास में इसका कोई पीरियड होगा, आपकी क्लास में कोई इसका सेशन होगा, ऐसा नहीं होता है। ये आपको आपकी लर्निंग के दौरान ही करा दिया जाता है। अनऑफिशियल लेसन्स होते हैं, जैसे टीचर्स आपको बोलते हैं कि आपको लाइन में चलना है, आपको धक्का मुक्की नहीं करनी है, आपको शर्ट पैंट को टक करके आना है ना, आपको अच्छे से बन ठन कर आना है स्कूल में, आपको सबका आदर करना है, आपको वैल्यू सिखाई जाए, आपको रिस्पेक्ट करनी है सबकी। तो वो क्या हो गए? वो आपका हिडन करिकुलम, छिपा हुआ करिकुलम होता है। सो इट इंक्लूड नॉर्म्स की जो मानदंड है, जो रूल्स रेगुलेशंस है सोसाइटी की, बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी, उसको सिखाना हिडन करिकुलम का काम होता है। ट्रांसमिटेड थ्रू स्कूल कल्चर, टीचर बिहेवियर एंड पीयर इंटरेक्शन। तो ये आप तक कैसे पहुंचाया जाता है? स्कूल कल्चर के थ्रू। मतलब स्कूल का क्या कल्चर है, स्कूल में लोग जो हैं, टीचर्स जो हैं वो कैसे हैं, आपको क्या चीज़ों के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, टीचर बिहेवियर पे डिपेंड होता है। और पीयर इंटरेक्शन मतलब कैसे दोस्त आपके हैं, उस पर भी ये डिपेंड होता है आपका, दैट इज हिडन करिकुलम। नॉट फॉर्मली असेस्ड और रिटन इन द सिलेबस। तो ये फॉर्मली असेस नहीं हो सकता है कि आप उसका कोई असेसमेंट नहीं ले सकते, आप उसका कोई टेस्ट नहीं ले सकते, बस आप इसको बता सकते हो और ये कहीं सिलेबस में भी नहीं लिखा होता है। बस ये चीज़ें आपको सिखानी होती है एज अ टीचर, एज अ स्कूल, आपको ये चीज़ें बच्चों के अंदर ट्रांसमिट करनी होती है। सो छिपा हुआ पाठ्यक्रम जिसको बोलेंगे, परिभाषा क्या है? अलिखित अनौपचारिक पाठ, मूल्य और दृष्टिकोण जो छात्र स्कूल में सीखते हैं। सो स्टूडेंट एग्जाम्पल्स क्या है? रिस्पेक्ट फॉर ऑथोरिटी, कि जो आपसे कहा जा रहा है वो आपको करना है, उसका आदर करना है, आपके टीचर्स का, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का, आपके स्कूल का। जेंडर रोल्स के बारे में आपको सिखाया जाता है, डिसिप्लिन के बारे में और पंक्चुअलिटी के बारे में, कि कैसे आप टाइम से सारी चीज़ें करोगे, कैसे आप सहयोग करोगे साथ में ना। तो रेलिवेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सो बेसिकली पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो इसका पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट पे। अगर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में सिखाई जाती हैं तो आपका जो कैरेक्टर होगा वो एक पॉजिटिव होगा, जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होगा। री इन्फोर्स और चैलेंज सोसाइटल बायसेस, कि आपके जो भी आप जो चीज़ें सोचते हो सोसाइटीज़ के बारे में, सोसाइटी में जो बायसनेस होती है ना, कि एक तरफा जो सोच होती है, उसको आप चैलेंज भी कर सकते हो और री इन्फोर्स मतलब बढ़ावा भी दे सकते हो। वो आपकी सोच पर, आपकी जो पढ़ाई, आपकी जो हिडन करिकुलम है उस पर डिपेंड करता है। सो नीड्स केयरफुल मॉनिटरिंग टू प्रमोट पॉजिटिव वैल्यूज एंड इंक्लूसिवनेस। तो इसके लिए बहुत मॉनिटरिंग चाहिए होती है, एक केयरफुल मॉनिटरिंग, बच्चों पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है आपको, ताकि आप उनके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज इनकलकेट कर सके या फिर डाल सके और इंक्लूसिवनेस की भावना उनके अंदर जगा सके। ओके, सो ये है उदाहरण इसके लिए। हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं वो उदाहरण या फिर ये जो प्रासंगिकता है, जो इसकी रेलिवेंस है, उसको पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज द स्पाइरल करिकुलम। तो स्पाइरल करिकुलम क्या है? So spiral curriculum is where concepts are introduced at a basic level and revisited in increasing depth and complexity over time। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी सोशल साइंस की बुक, आप सोशल साइंस कब से पढ़ने लगते हो? थर्ड क्लास से, सॉरी सिक्स क्लास से, है ना। सिक्स क्लास में ही बेसिकली अच्छे से आता है सोशल साइंस। तो इसमें क्या होता है, आपको सिक्स क्लास में आपको हर चीज़ों को बहुत नॉर्मल स्टोरी के वे में आपको बताया जाता है ना। आपको पहले गांव के थ्रू पंचायत सिस्टम ज़्यादा बताया जाएगा आपको, है ना, जो लोकल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में ज़्यादा बताया जाएगा। फिर सेकंड, जब आप सेवन्थ क्लास में हो जाते हो, मतलब उससे आगे प्रमोट हो जाते हो, तो आपको लोकल लेवल के साथ साथ आपको जो स्टेट लेवल है उसके बारे में भी बताया जाता है।
आपको जो भी स्टेट लेवल में चीज़ें हैं, जो भी बॉडीज़ हैं, उनके बारे में आपको बताया जाता है। फिर अगर हम बात करें 8th क्लास की, मतलब जैसे ही आप प्रमोट होते हो नेक्स्ट क्लास में, तो आपको फिर 3 लेवल्स के बारे में, मतलब तीनों लेवल के बारे में दोबारा से बताया जाता है। फिर आपका जो एम्फेसिस होता है वो फिर 3rd लेवल पे होता है, तो वो डेप्थ, उसकी जो गहराई है आपके समझाने की, वो बढ़ जाती है। स्पाइरल करिकुलम का मतलब क्या हो गया, जो कैसा है नेचर में, स्पाइरल फॉर्म में है ना। स्पाइरल का मतलब क्या है कि एक चीज़ आपने पढ़ ली, फिर उसके बाद उसको दोबारा से पढ़ाना एक इंक्रीज्ड वे में, उसकी डेप्थ इंक्रीज करके, मतलब उसका और भी ज़्यादा उसकी गहराई इंक्रीज करके, है ना, अच्छे से बिल्कुल आपको बताना होता है। सो फीचर्स क्या है, प्रोग्रेसिव डीपनिंग ऑफ नॉलेज, कि आप यहाँ पे क्या करते हो, आपका जो नॉलेज है वो डीपन होती है, वो उसकी गहराई बढ़ती है बिकॉज ऑफ कि आप जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी आपके अंदर आती जा रही है, फिर आपकी एज बढ़ती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग जो जटिलताएं हैं, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, वो आपको धीरे धीरे इंक्लूड कर दी जाएंगी। जो हमने देखा था पहले वाली वीडियो में भी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जो मैगजीन है उसका यूज करा जाता है, उसी के बेस पे आप स्पाइरल करिकुलम की बात कर सकते हो। सो रिपीटेशन विद एडेड कॉम्प्लेक्सिटी, की रिपीटेशन होता है बट साथ में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी ऐड हो जाती है। जैसे आप देखोगे अपने सिलेबस में ही, पहले आपको फर्स्ट यूनिट में करिकुलम के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद करिकुलम के बाद आपको डिफरेंट टाइप्स बताए जाएंगे, फिर टाइप्स के बाद आपको उसके मॉडल्स बताए जाएंगे। सो बेसिकली आपके हर यूनिट में चेंजमेंट आता जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलताएं बढ़ती जाएंगी उससे रिलेटेड। सो यही स्पाइरल करिकुलम है। एनकरेज मास्टरी एंड लॉन्ग टर्म रिटेंशन, की आप बहुत, मतलब आपकी जो मेमोरी है, आप जो चीज़ें हैं वो याद रख सको बहुत लंबे समय तक, और आप उसमें मास्टरी गेन कर लो, मतलब आप बिल्कुल अच्छे एक ऐसे बन जाओ कि आपसे कोई भी पूछ ले और आप उसको इजीली बता सको। ओके, नेक्स्ट वन इज द, इसको हम सर्पिल पाठ्यक्रम भी बोलते हैं। परिभाषा क्या है, एक पाठ्यक्रम जिसमें अवधारणाओं को बुनियादी स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है और समय के साथ गहराई और जटिलता में वृद्धि की जाती है। ओके, समय के साथ इसमें चेंजमेंट आता है और गहराई इसकी बढ़ती जाती है। सो ये एग्जांपल्स क्या है, जैसे मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको शुरुआती क्लास में आपको फ्रैक्शन, डेसिमल, ज्योमेट्री टोट एंड इंक्रीजिंग लेवल फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एजुकेशन। तो पहले आपको फ्रैक्शन से पहले आपको नंबर सिस्टम्स के बारे में बताया जाएगा, फिर उसके बाद आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया जाएगा, फिर आपको डेसिमल नंबर के बारे में बताया जाएगा, फिर आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया जाएगा। तो वो एक कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब उसकी जो गहराई है वो बढ़ती रहती है। पहले आपको नॉर्मल फ्रैक्शंस के बारे में बताएंगे, लाइक अनलाइक के बारे में, फिर आपको इक्वेशंस के बारे में बता देंगे, डेसिमल्स के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी जटिलताएं बढ़ती रहती है टाइम बाय टाइम। रेलिवेंस क्या है, इट एनकरेज री एंड कंटिन्यूटी, तो इससे आपकी री बढ़ती है, मतलब आप बहुत अच्छे से काम करते हो, बहुत अच्छे से सीखते हो, और कंटिन्यूटी भी बनी रहती है कि आप भूलते नहीं हो चीज़ों को ना। अलाइन विद डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ लर्नर्स, की जो डेवलपमेंटल स्टेज है लर्नर्स की, जैसे 0 से 2 साल तक वो क्या सीखता है, कैसे उसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट बढ़ता है, 2 से फिर 6 साल तक वो क्या सीखता है, 6 से फिर वो 11 साल तक क्या सीखता है, एंड सो ऑन, की डेवलपमेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। इसलिए क्लास वाइज क्लास आपकी जो चैप्टर्स है वो कॉम्प्लेक्स होने लग जाते हैं। सपोर्ट स्किल प्रोग्रेशन एंड एकेडमिक स्कैफोल्डिंग, की अगर आप कोई चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करने को दिखती है, जहाँ पे आप दैट इज समझ नहीं पाते हो, तो वहाँ पे आपको स्कैफोल्डिंग भी दी जाती है, मतलब आपको हेल्प भी दी जाती है ताकि आप आगे बढ़ सको, है ना। तो आपको स्किल प्रोग्रेशन के लिए सपोर्ट भी मिलती है टीचर्स के द्वारा और भी स्टाफ्स के द्वारा। ओके, सो यहाँ पे लिखा है सुदृढ़ीकरण और निरंतरता को प्रोत्साहित करता है, शिक्षार्थियों के विकासात्मक चरणों के साथ संरेखित दैट इज कौशल प्रगति और शैक्षणिक ढांचे का समर्थन करता है। कौन, सर्पिल पाठ्यक्रम। सो स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज द इंटीग्रेटेड करिकुलम। सो इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या होता है, इट मीन्स कि कंबाइन एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू टीच देम इन अ कनेक्टेड एंड मीनिंगफुल वे, कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट से कंटेंट उठाओ, डिफरेंट सब्जेक्ट की चीज़ें उठाओ और उसको एक तरह से, मतलब उसको कनेक्ट करके बताओ। ओके, कि कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट कैसे आपके दैट इज ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड है, या इंग्लिश के कॉन्सेप्ट कैसे सोशल साइंस से रिलेटेड है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट कैसे मैथ्स से रिलेटेड है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट कैसे फिजिक्स से रिलेटेड है। तो जब आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हो एक कनेक्टेड वे में, तो आप इंटीग्रेटेड करिकुलम को यूज कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट बैरियर, कि आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ने का जो रहता था सब्जेक्ट करिकुलम में, जहाँ पे आपको सब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उस चीज़ को ये तोड़ता है, उस चीज़ को हटाता है कि अब आप कनेक्ट करके भी पढ़ सकते हैं। एनकरेज थीमेटिक एंड इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, कि आप इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को एनकरेज कर सकते हो, बढ़ावा दे सकते हो, और थीमेटिक लर्निंग को दैट मीन्स कि आप थीम्स के थ्रू चीज़ें बता सकते हो, है ना।
थीम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो बच्चों को, डिफरेंट थीम्स के अकॉर्डिंग उनको पढ़ा सकते हो। जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको पढ़ाना है तो क्लाइमेट चेंज के लिए आप उनको दैट इज ऑफ एनवायरमेंट का भी यूज़ कर सकते हो, एनवायरमेंट सब्जेक्ट का, सोशल साइंस का भी यूज़ कर सकते हो, है ना, और आप दैट इज ऑफ साइंस का भी यूज़ कर सकते हो, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स का आप यूज़ कर सकते हो, इकोनॉमिक्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को प्रमोट करता है। कनेक्ट नॉलेज टू रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, कि आप अपनी नॉलेज को कैसे कनेक्ट करोगे रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, जो भी आपको लगेगा कि यहाँ पे आप कर सकते हो वहाँ पे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंटीग्रेटेड करिकुलम। सो स्टूडेंट, ये हिंदी में है एकीकृत पाठ्यक्रम इसे बोलते हैं। इसकी परिभाषा विभिन्न विषयों के तत्वों को संयोजित कर उन्हें एक संबंध या सार्थक तरीके से पढ़ाया जाता है। इसकी विशेषता है कि पारंपरिक विषय बाधाओं को तोड़ता है, विषयगत अंतर विषयक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, ज्ञान को वास्तविक दुनिया के संदर्भों से जोड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल्स। जैसे एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे थीम लाइक वाटर कैन इंक्लूड, कि आप वाटर के बारे में पढ़ा रहे हो, है ना, वाटर के बारे में, तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट का यूज कर सकते हो उसमें। जैसे साइंस का, आप साइंस में आप वाटर साइकिल दिखा सकते हो, ज्योग्राफी में आप रिवर्स और लेक्स के बारे में बता सकते हो, लिटरेचर में आप पोएम्स अबाउट रेन्स, है ना, तो वो सारे क्या है, वाटर से रिलेटेड है। और आर्ट में आप पेंटिंग वाटर सीन्स, ओके, कि आप पेंट कर सकते हो पानी की जो भी सीनरीज है उनको। सो रेलिवेंस क्या है इसका, ये क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को, क्योंकि आप रियलिस्टिक व्यू में इसे कनेक्ट कर सकते हो, रियल कॉन्टेक्स्ट में आप जा करके इसे कनेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ से। रिफ्लेक्ट हाउ नॉलेज इज यूज्ड इन रियल लाइफ, कि आप रियल लाइफ में देख सकते हो कि कैसे नॉलेज यूज होती है। सपोर्टेड बाय NEP 2020 फॉर होलिस्टिक एजुकेशन, कि जब आप होलिस्टिक एजुकेशन दोगे, बच्चों का हर विकास की तरफ ध्यान दोगे, बच्चों को हर तरह से एजुकेशन दोगे, तो आप इंटीग्रेटेड करिकुलम का यूज़ करोगे, उसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक साथ कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है, ताकि आप उनके हर एस्पेक्ट को जान सको किसी भी कॉन्सेप्ट के। ओके, सो ये हिंदी में है। इसका उदाहरण और प्रासंगिकता, मतलब क्या रेलिवेंस है, क्या यूज है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एक्लेक्टिक मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन। तो एक्लेक्टिक मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन क्या होता है बेसिकली, सो ये होता है एक मॉडल जो ब्लेंडेड अप्रोच होता है। जो भी हमने इतनी सारी अप्रोचेस पढ़ी, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, या फिर आप बोल सकते हो जैसे अभी हमने पढ़ा इंटीग्रेटेड करिकुलम, तो इतनी सारी स्पाइरल करिकुलम, इन सब के बारे में पढ़ा। तो इसको जब आप ब्लेंडेड रूप में पढ़ाओ, तो इसको जब आप ब्लेंडेड रूप में देखो, मतलब कंबाइन करके सबको यूज करो, तो वो होता है एक्लेक्टिक मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन, है ना। तो लिखा हुआ है ब्लेंडेड अप्रोच दैट कंबाइन एलिमेंट्स फ्रॉम वेरियस करिकुलम मॉडल्स को यूज करके, जैसे आप दैट इज आप सब्जेक्ट सेंटर्ड यूज करके, लर्नर सेंटर्ड यूज करके, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल यूज करके, है ना, या फिर ग्रास रूट मॉडल अप्रोच यूज करके। तो डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करके जब आप यूज करिकुलम डिजाइन कर रहे हो, थ्योरीज डिफरेंट यूज करके और फिलोसफीज टू क्रिएट अ फ्लेक्सिबल comprehensive curriculum that best suit the needs of the learner, teachers and society। जो लर्नर्स की नीड्स को कंप्लीट करेंगी, पूरा करेंगी, उन टीचर्स के और सोसाइटी के। ओके, तो ऐसा करिकुलम आप सब सेट कर सकते हो एक्लेक्टिक में। अब आपको सिर्फ एक ही अप्रोच को यूज करना जरूरी नहीं है, आप डिफरेंट अप्रोचेस को यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द एक्लेक्टिक मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन। तो अगर हम बात करें, हमारा जो NEP है, NEP 2020, वो एक्लेक्टिक मॉडल को ज्यादा मानता है, क्योंकि वहाँ पे आपको डिफरेंट अप्रोचेस बताई गई हैं जिससे टीचर्स पढ़ा सकते हैं बच्चों को, जिससे टीचर्स उनमें ज्ञान ट्रांसमिट कर सकते हैं, नॉलेज ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो एक्लेक्टिक का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिंग और बोरोइंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कि जब आप डिफरेंट सोर्सेज से क्या कर रहे हो, बोरो कर रहे हो, उधार ले रहे हो, या फिर सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो डिफरेंट सोर्सेज हैं आपके पास, उससे आप क्या कर रहे हो, उन सब सोर्सेज से आप कुछ कुछ पार्ट लेने लग रहे हो। ओके, तो वही एक्लेक्टिक मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन है। नेक्स्ट वन इज द पाठ्यक्रम डिजाइन का उदार मॉडल। ओके, पाठ्यक्रम डिजाइन का उदार मॉडल बोलते हैं इसे। तो हम हिंदी में देख लेते हैं। पाठ्यक्रम डिजाइन का एक्लेक्टिक मॉडल एक मिश्रित दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, जो विभिन्न पाठ्यक्रम मॉडल, सिद्धांतों और दर्शन के तत्वों को एक लचीले और व्यापक पाठ्यक्रम को बनाने के लिए जोड़ता है, जो शिक्षार्थियों, शिक्षकों और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। सो एक्लेक्टिक का अर्थ है विभिन्न स्रोतों से चयन करना या उधार लेना। ओके, सो व्हाई एक्लेक्टिक, अब ये एक्लेक्टिक क्यों, हमें क्यों जरूरी है ये एक्लेक्टिक मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन। सो नो सिंगल करिकुलम मॉडल कैन एड्रेस द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स इन टुडेज कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक वर्ल्ड।
द एक्लेक्टिक मॉडल अलाउ एडुकेटर्स टू। तो मतलब कोई भी एक ऐसा मॉडल नहीं है जो अपने आप में पूर्णतः है, मतलब जो अपने आप में कंप्लीट है। वो हम इंसान ही नहीं है, कोई भी एक इंसान या फिर जो भी पृथ्वी पर है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, आपको किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती ही है। तो उसी तरह से एक्लेक्टिक अप्रोच को बनाया गया है कि कोई भी मॉडल एक ऐसा नहीं है जहाँ पे आप एक पे डिपेंड कर सको, तो आप डिफरेंट मॉडल को यूज़ करते हो, इसलिए एक्लेक्टिक मॉडल को बनाया गया है। ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम सब्जेक्ट सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड एंड स्पाइरल मॉडल। तो हमें एक्लेक्टिक मॉडल हम कब चूज करते हैं, जब हमें किसी चीज़ में अच्छा ही लगे, है ना। कुछ पार्ट हमें सब्जेक्ट सेंटर्ड का भी चाहिए अच्छा, और कुछ एक्टिविटी सेंटर्ड भी करानी है, एक्सपीरियंस बेस्ड भी करानी है, स्पाइरल मॉडल भी कराना है। तो आप डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करोगे। सो अडेप्ट टू कॉन्टेक्चुअल रियलिटी सच एज स्कूल टाइप, लर्नर बैकग्राउंड, कल्चरल वैल्यूज एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। तो आपको इन सब चीज़ों को देख करके चलना पड़ता है, इन सब चीज़ों को देख करके अपना करिकुलम डिज़ाइन चूज करना है। इंटीग्रेट बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। तो ये ट्रेडिशनल जो पुराने टीचिंग मेथड्स थे और मॉडर्न टीचिंग मेथड्स हैं उनको इंटीग्रेट करता है, उन दोनों को मिला करके चलते हैं। सो अलाइन करिकुलम विद नेशनल गोल्स, लोकल नीड्स एंड ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज। तो आप इसमें करिकुलम को अलाइन कर सकते हो नेशनल गोल्स के साथ, आपके जो गोल्स हैं, है ना, आपकी जो एम्स हैं, आपकी जो लोकल नीड्स और ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज हैं, आपकी निपुणताएं हैं, आप उनको क्या कर सकते हो, उनको इसमें अलाइन कर सकते हो करिकुलम को। ओके, तो जो करिकुलम में चाहिए उससे उसको आप इंक्लूड कर सकते हो। सो ये हिंदी में एक्लेक्टिक क्यों, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उसको पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट इज द की फीचर्स ऑफ एक्लेक्टिक मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन। तो फर्स्ट इज द फ्लेक्सिबिलिटी, नो रिजिडली बाउंड टू वन फिलोसफी, की एक ही फिलोसफी पे बाउंड नहीं है, एक बाउंडेशंस नहीं है, डिफरेंट फिलोसफीज को यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ टीचर, स्कूल्स एंड सोसाइटी। ओके, सो अलाउ कस्टमाइजेशन फॉर डिफरेंट स्कूल्स एंड लर्नर, की अब आप डिफरेंट स्कूल डिफरेंट एस्पेक्ट को यूज कर सकता है, मैनी अप्रोचेस को यूज कर सकता है एक साथ। इंटीग्रेटिव अप्रोच है क्योंकि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन तीनों को कंबाइन करके चलता है, मतलब इसमें देखा जाता है कि बच्चों का संपूर्ण विकास कैसे हो सकता है। तो उसके लिए आप सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम को भी यूज करोगे, एक्सपीरियंस सेंटर को भी करोगे, एक्टिविटी सेंटर्ड को भी करोगे। तो डिफरेंट आप चीज़ों को यूज करोगे ताकि आप बच्चों को सिखा सको। ओके, सो लर्नर सेंट्रिक क्या है, इनकॉर्पोरेट स्टूडेंट नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, कि ये बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग चूज करा जाता है, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है। सो रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्ट कंटेंट, की सब्जेक्ट कंटेंट की भी कितनी ज़रूरत है आपकी लाइफ में, क्यों आपको ये थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है, और एक्सपीरियंसेस से जो सीख सकते हो उन सब की ज़रूरत होते हुए एक्लेक्टिक मॉडल को बनाया गया है। ओके, सो ये हिंदी में है। प्रमुख विशेषता है लचीलापन, एकीकृत दृष्टिकोण और शिक्षार्थी केंद्रित। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द बैलेंस। तो ये बैलेंस्ड होता है बिकॉज यहाँ पे आप बैलेंस करके चलते हो, डिफरेंट अप्रोचेस की जो भी स्ट्रेंथ्स है उनको यूज करके आप चलते हो, ताकि आप क्या कर सको, ब्लैंड एकेडमिक रिगर विद क्रिएटिविटी, थ्योरी विद प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर विद फ्रीडम, कि जो एकेडमिक चीज़ें हैं उसको आप यूज़ करो, साथ में आप क्रिएटिविटी को भी एनहेंस करो, थ्योरी को प्रैक्टिस के साथ मिला करके इस अप्रोच को यूज़ करो, और स्ट्रक्चर करो, मतलब चीज़ों को बनाओ आप, उनकी स्ट्रक्चर करो बिल्कुल ऐसे कि जिससे बच्चे अपने अपने पेस के अकॉर्डिंग उसे चूज कर सके, अपने पेस के अकॉर्डिंग पढ़ सके। कंटेक्स्ट रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, टेक्स अकाउंट इनटू लोकल कल्चर, की लोकल कल्चर को भी ध्यान में रखते हुए, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, और ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं, कि अब जो हमें नई चीज़ों की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप चूज करोगे। ओके, मतलब जैसे एआई का, आईसीटी का यूज़ है ना, तो वो सारी चीज़ें आप इंक्लूड करोगे। सो ये हिंदी में संतुलित और संदर्भ संदर्भ उत्तरदायी। ओके, हिंदी में पढ़ लेना स्टूडेंट। नेक्स्ट इज द एक्लेक्टिक मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन का सोर्स मॉडल और व्हाट इट कंट्रीब्यूट्स टू एक्लेक्टिक करिकुलम। सो इसमें फर्स्ट इज अ सब्जेक्ट सेंटर्ड। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड क्या कंट्रीब्यूट करता है एक्लेक्टिक मॉडल में, एकेडमिक फाउंडेशन और स्ट्रक्चर नॉलेज, कि बच्चों को आप एक्सपीरियंस से पढ़ा सकते हो, बट उसके लिए उनका लेवल भी होना चाहिए। तो लेवल इन द सेंस की एज भी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो अपने कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को ध्यान में रख सके, बट उससे पहले उनको थ्योरेटिकल उनको कॉन्सेप्ट समझाने होंगे आपको, ताकि आप फिर उनको प्रैक्टिकल रूप में लेकर जाओ। ओके, एक्सपीरियंस सेंटर्ड क्यों जरूरी है, क्योंकि पर्सनल रेलिवेंस और मीनिंगफुल एंगेजमेंट बनाने के लिए आप एक्सपीरियंस सेंटर्ड का यूज कर सकते हो। एक्टिविटी सेंटर्ड इसलिए ताकि आप स्किल डेवलपमेंट कर सको, और हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए कि बच्चे खुद करके देख सके, लर्निंग बाय डूइंग करके वो अपनी चीज़ों को
क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करके, है ना, वो सारी चीज़ें। कोर करिकुलम क्यों? क्योंकि कॉमन वैल्यूज़ और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एसेंशियल लाइफ स्किल सिखाने के लिए आप इसे भी यूज़ करते हो। ओके। हिडन करिकुलम क्योंकि आपके एथिक्स, आपके बिहेवियर, आपके सोशल नॉर्म्स क्या हैं, क्या आप कैसे आपको पॉजिटिवली बिहेव करना है सोसाइटी में, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस पे कैसे उतरना है, उन सब चीज़ों को हिडन करिकुलम यूज़ करता है। स्पाइरल करिकुलम कि आप प्रोग्रेसिव डेप्थ हो सके और रिविजिटिंग द कॉन्सेप्ट, कि अब आप चीज़ें पढ़ रहे हो, आप जो एकेडमिक फाउंडेशन आपका हो रहा है वो स्पाइरल वे में होना चाहिए। मतलब कैसे? ऐसे स्पाइरल वे में कि आप पहले इजी चीज़ों को समझो, फिर आप इजी के साथ प्लस थोड़ा और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करो, फिर उसके बाद उन सब चीज़ों के साथ साथ आप एक और नई चीज़ सीखो ना। तो रिविजिटिंग कॉन्सेप्ट होने चाहिए। सो इंटीग्रेटेड करिकुलम फोकस करता है इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, कि कैसे आप रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हो इन सब चीज़ों को, और इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग को कैसे प्रमोट कर सकते हो अपनी, है ना। सो स्टेप्स क्या है? स्टेप्स इन डेवलपिंग एन एक्लेक्टिक करिकुलम। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई लर्निंग नीड्स एंड कॉन्टेक्स्ट। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि लर्निंग नीड्स क्या है और कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में, किस एरिया में, किस कल्चर में आप यूज़ कर रहे हो, क्या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है, वो सारी चीज़ें आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है। स्टूडेंट प्रोफाइल, कल्चर बैकग्राउंड, लर्निंग आउटकम एंड रिसोर्सेज। फिर आप करोगे अप्रोप्रिएट एलिमेंट फ्रॉम मल्टीपल मॉडल्स, जो हमने इतने मॉडल्स पढ़े, स्पाइरल करिकुलम, हिडन करिकुलम, है ना, इंटीग्रेटेड करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, इतने सारे मॉडल्स पढ़े, उनमें से फिर आप अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द लर्नर नीड्स, लर्निंग नीड्स आप चूज करोगे। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल मॉडल, लर्निंग स्ट्रेटेजीज फ्रॉम एक्सपीरियंशियल मॉडल, कि आप सब्जेक्ट स्ट्रक्चर को कैसे यूज कर सकते हो ट्रेडिशनल मॉडल से, और लर्निंग स्ट्रेटेजीज को आप एक्सपीरियंशियल मॉडल से कर सकते हो इंक्लूड, है ना। इंटीग्रेट करोगे एंड सीक्वेंस द कंटेंट, कि अब आप देख लोगे कि आपको ऐसे करके पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट होगा, जो भी आपके टॉपिक्स होंगे, वो आप इंटीग्रेट करोगे, मतलब साथ में मिलाकर चलोगे। एंश्योर प्रोग्रेशन एंड बैलेंस अमंग डोमेन्स, कि जो आप डिफरेंट डोमेन, जो आपने डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स बनाए हैं, या फिर आप बोल सकते हो गोल्स बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट को तैयार करोगे, है ना। और किसके अकॉर्डिंग? जो आप यूज़ करोगे मॉडल्स, ओके, जो आप डिफरेंट मॉडल्स यूज़ करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेट करोगे, सीक्वेंस करोगे कंटेंट को। सो ये हिंदी में सीखने की आवश्यकता और संदर्भों की पहचान करें सबसे पहले, फिर एकाधिक मॉडलों से उपयुक्त तत्वों का चयन करें, आफ्टर दैट इज सामग्री को एकीकृत और अनुक्रमित करें। नेक्स्ट स्टेप इज़ चूज़ वैरिड टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़। तो मतलब अब आपको क्या करना है, डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी है, मतलब चूज़ करनी है, सॉरी। सो जैसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना है आपको, डायरेक्ट लेक्चर मेथड के थ्रू ग्रुप वर्क कराना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, फील्ड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करनी है, कि आपको किसी प्लेस पे लेकर जाके बच्चों को सिखाना है, या ICT के ज़रिए आपको पढ़ाना है, स्मार्ट बोर्ड के ज़रिए आपको पढ़ाना है, प्रोजेक्टर से पढ़ाना है। सो वो सारी चीज़ें आप चूज़ करोगे, ठीक है, कि कौन से मेथड से आपको पढ़ाना है, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। फिर आप क्या करोगे, इंक्लूड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एलिमेंट्स, कि जो फॉर्मल एलिमेंट्स है, फॉर्मल एलिमेंट्स इन द सेंस की जो आपका सब्जेक्टिव चीज़ें जो हैं, है ना, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को कंबाइन करो विद को करिकुलर लर्निंग, कि आप साथ में उनको एक्टिविटीज़ भी कराओ, क्योंकि आप क्या यूज़ करो, आप एक्लेक्टिक करिकुलम को यूज़ कर रहे हो ना, तो आप को करिकुलर लर्निंग को भी इम्प्लीमेंट करो या फिर इंक्लूड करो। प्लान असेसमेंट एंड फीडबैक सिस्टम, अब आप उसमें असेसमेंट के लिए देखो कि क्या असेसमेंट होगा आपका, कैसे आप मूल्यांकन करोगे बच्चों का, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे चेक करोगे, जो आपने लर्निंग गोल्स बनाए थे उसको कैसे मेज़र करोगे, और फीडबैक सिस्टम क्या होगा उसको आप प्लान करोगे उसके लिए, कि कैसा आप फीडबैक सिस्टम, क्या आप टेस्ट के ज़रिए फीडबैक लोगे, बट ऑब्जर्व करके लोगे, या फिर आप बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ सुनोगे। सो फॉर्मेटिव, समेटिव या फिर ऑथेंटिक असेसमेंट कैसे लेना है वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी प्लानिंग पे, ओके। सो आफ्टर दैट इज़ द एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या हैं इसके, तो सबसे पहले ये डाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं ऑफ लर्निंग, ऑफ करिकुलम, ओके। तो ये डाइवर्सिटी मतलब विविधता को बढ़ावा देता है, ओके, भिन्नता को बोल सकते हो आप। फिर एनकरेज टीचर ऑटोनॉमी एंड इनोवेशन, कि टीचर की ऑटोनॉमी को एनकरेज करता है, कि टीचर अपने आप खुद कोई भी मेथड चूज़ कर सकती है अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर चिल्ड्रन नीड, ओके। तो उसकी स्वायत्ता और इनोवेशन पे ज़्यादा प्रमोट करता है, कि वो इनोवेट करे, नई चीज़ों को, नई टेक्निक्स को लेकर आए, ताकि क्लासरूम में एक अच्छा इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग वो करा सके। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर रियल लाइफ सिचुएशन, तो बच्चे को प्रिपेयर करेंगे रियल लाइफ सिचुएशन के लिए, क्योंकि
टीचर यहाँ पे क्या करेगी, बच्चों को सब्जेक्टिव वे से भी पढ़ाएगी, साथ में बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग करके भी पढ़ाएगी, है ना, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू भी पढ़ाएगी। सो इट प्रमोट होलिस्टिक एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल। तो ये होलिस्टिक एजुकेशन को प्रमोट करेगी, मतलब सर्वांगीण एजुकेशन को, जिससे बच्चों का हर तरह से विकास हो, जिससे बच्चे हर तरह से डेवलप हो, उनका बौद्धिक विकास भी हो, उनका इमोशनल विकास भी हो, सोशल विकास भी हो, सामाजिक चीज़ें भी आए उनमें, और मोरल एजुकेशन भी उनको मिल सके। ओके, सो ये हिंदी में इसके लाभ, सीखने की शैलियों और आवश्यकताओं में विविधता को समायोजित करता है, शिक्षक स्वायत्ता और नवाचार को प्रोत्साहित करता है, छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों के लिए तैयार करता है। ओके, समग्र शिक्षा को बढ़ावा देता है, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक और नैतिक। नेक्स्ट इज़ द चैलेंजेस। तो अब क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या चीज़ें हैं जो फेस करने को दिखती हैं इक्लेक्टिक मॉडल में भी, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसके लिए पहले तो आपको स्किल्ड चाहिए, है ना, आप स्किल्ड पर्सन होने चाहिए, स्किल्ड टीचर होने चाहिए, और अडेप्टेबल वाली पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए कि आप अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर्स आपको खुद को अडेप्ट भी करना है। ओके, और स्किल्ड क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको देखना है कि कौन सी जगह पे आप कौन से मेथड से, कौन से मोड से या मॉडल से पढ़ाओगे आप। ओके, तो उसके लिए स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट है। यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, क्योंकि आप डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हो, तो एक मेथड से आप पढ़ा ही नहीं सकते, एक मेथड से नहीं पढ़ा पाते, तो इससे यूनिफॉर्मिटी नहीं आती। अब डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है, अलग स्कूल में अलग एक्टिविटीज़ के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है। सो कंसिस्टेंसी अक्रॉस स्कूल, है ना, कंसिस्टेंसी भी नहीं बनती है स्कूल्स में कि एक स्कूल डिफरेंट मेथड से पढ़ा रहा है, दूसरा स्कूल डिफरेंट मेथड से पढ़ा रहा है। सो नेक्स्ट इज डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। अब जो आप डिज़ाइन करते हो, है ना, जो करिकुलम डिज़ाइन करते हो फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हो, वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बिकॉज आपको डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट अप्रोचेस के ज़रिए पढ़ाना होता है। तो उसके लिए आपको पूरी तरह से प्लान करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। सो रिस्क ऑफ ओवर कॉम्प्लिकेशन इफ़ नॉट वेल प्लान, कि अगर आपने अच्छे से प्लान नहीं किया है, आपने दैट इज़ आपने ओवर कॉम्प्लिकेशन कर दी, मतलब आप ये नहीं देख पा रहे कि कौन सा मेथड कब यूज़ करना है, कौन सा मोड कब यूज़ करना है, तो इससे फिर क्या होगा, इफ़ नॉट प्लान, है ना, तो प्लान नहीं होगा तो ओवर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाएंगी, कि आपको दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएंगी, त्रुटियाँ ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज़ द रेलिवेंस इन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। तो अब आज के समय में हम देखें तो इसका क्या रेलिवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। सो NEP 2020 इन इंडिया एनकरेज एन एक्लेक्टिक अप्रोच। जो हमारी NEP 2020 है वो एक्लेक्टिक अप्रोच को ही यूज़ करती है। उसमें आपको सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड मॉडल से भी, इंटीग्रेटेड करिकुलम के थ्रू भी, हिडन करिकुलम भी सिखाना है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम भी सिखाना है, तो डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करते हैं। सो जैसा कि NEP फ्लेक्सिबिलिटी को एम्फोसाइज करता है, मल्टीडिसिप्लिनरिटी को और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, कि आप एक्सपीरियंसेस के थ्रू हैंड्स ऑन लर्निंग करके सीखो। इट प्रमोट इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट, स्किल्स एंड वैल्यूज़। तो आप सब्जेक्ट के साथ साथ बच्चों को स्किल्स भी सिखाओ, और स्किल के साथ साथ आप मूल्य भी सिखाओ, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं या फिर जो नॉर्मल मोरल एजुकेशन है, उसको भी आप साथ में इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो एक साथ मिला करके। सो कॉल्स फॉर टीचर एम्पावरमेंट एंड स्कूल लेवल करिकुलम प्लानिंग। तो अब आपको इसके लिए क्या चाहिए, टीचर एम्पावरमेंट चाहिए और स्कूल लेवल करिकुलम प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। तो इस वजह से आपको ये NEP 2020 में देखने को मिलता है। सो हैंस द एक्लेक्टिक मॉडल अलाइंस वेल विद द 21st सेंचुरी लर्निंग गोल्स सच एज। तो तभी हम बोलते हैं कि एक्लेक्टिक मॉडल 21st सेंचुरी से, मतलब 21st सेंचुरी के जो हमारे गोल्स हैं, जो ग्लोबल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं, उसको ज़्यादा बढ़ावा देता है। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग को, आलोचनात्मक चिंतन को, कोलैबोरेशन को, आप डिफरेंट लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, मिल करके काम कर सकते हो। डिजिटल लिटरेसी को आप ICT टूल्स के ज़रिए पढ़ सकते हो, है ना, और दैट इज़ स्मार्ट बोर्ड के ज़रिए पढ़ सकते हो। आफ्टर दैट इज़ एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि साथ के साथ आपको एनवायरनमेंट के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कर्तव्य हैं आपके, वो भी सिखाना। क्या इसका मेन एम है कि इसका एक्लेक्टिक मॉडल ऑफ करिकुलम का। सो ये हिंदी में स्टूडेंट समकालीन शिक्षा में प्रासंगिकता किसकी, एक्लेक्टिक मॉडल की, कि कैसे यूज़फुल है ये आज के आपकी 21st सेंचुरी की नीड्स के अकॉर्डिंग। तो NEP 2020 में भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है और इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करा है NEP 2020 में। सो स्टूडेंट ये थी हमारी वीडियो। ओके, तो ये हमारा जो यूनिट 3 थी वो कंप्लीट हो चुकी है इस वीडियो में, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।